सो हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट ये अपना टाइम क्या है। अपना टाइम है अभी बायो का क्लास है और रूटीन सबको गया भी है। नया रूटीन सबने देखा भी होगा। सबके पास रूटीन तो गया होगा, सबके पास रूटीन अवेलेबल होगा ना। और इस रूटीन के अकॉर्डिंग अभी अपना बायो का क्लास है। और इस बायो के क्लास में बायो का क्लास किनके लिए इंपॉर्टेंट है ये आप अपने सिलेबस से देख सकते हैं। यानी सिलेबस में आपको बताया गया है ये क्लास किनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना सिलेबस को जरूर देखिएगा और सिलेबस में देखिएगा कि अगर आपका बायो का सेक्शन है तो फिर आप उस चीज को जरूर उसके क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, उसके पीडीएफ को रीड कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बायो वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं, हालांकि इसका जो बेसिक पीडीएफ है वो मैंने आपको पहले भी भेजा था और इसमें हम लोग सेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सेल का बेसिक पीडीएफ भेजा था और शायद एक स्टार्टिंग इंट्रो क्लास लिया था इसको लेकर के, लेकिन सेल हमारा खत्म नहीं हुआ था और उधर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस चल रहे थे। तो आज हम लोग मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन जहां से सेल के बारे में आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे जो नोट्स है वो सब कुछ मैं आपको शेयर कर चुका हूँ और इसकी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करने की जरूरत है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ करके भी आए हैं। आप सारे कंटेंट से रिलेटेड आप पढ़ करके आए हैं, बस जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताते चलूंगा और जिनका क्वेरी होगा वो उससे रिलेटेड वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैप्टर्स को लेकर के बात करें तो आपने ये ध्यान होगा आपको कि अगर आप बायो के अगर आप स्टूडेंट है तो सीरियसली इस बात के बारे में आपको पता होगा कि सारी कहानी अपनी स्टार्ट होती है सेल से। सेल से बनता है फिर टिश्यू और टिश्यू से फिर धीरे धीरे बनते हैं अपने ऑर्गन्स और ऑर्गन्स में जब हम लोग आते हैं तो फिर हमारा जो अपना फिजियोलॉजी है वो अपना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट ऑर्गेनिज्म है उसके जो डिफरेंट फंक्शन है, चाहे अपना वो डाइजेशन का हो, इजेशन का हो, जो भी सारा प्रोसेस है वो ऑर्गेनल्स बनने के बाद ही होते हैं, यानी ऑर्गन्स बनने के बाद होते हैं। तो इसलिए सेल का जो बेसिक है कंटेंट, सेल से आपको स्टार्ट करना है पूरे इस सिलेबस को भी। तो सेल वाले कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और सेल के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो पीडीएफ आपके पास गया होगा। ये वाला पीडीएफ भी सबको मिला होगा और इसमें रिलेटेड डिस्कशन है, किससे, सेल से रिलेटेड डिस्कशन है। और अगर मैं सेल के बारे में अगर स्टार्टिंग ट्यून क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो बस इतना ही से समझ जाइएगा सेल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि सेल के डिस्कवरी से रिलेटेड, उसके बाद आपको मेनली इसके बाद इसमें आपको इस पोर्शन में ध्यान रखना है सेल का। तो पहले डिस्कवरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सेल के जो मेनली जो ऑर्गन्स है, सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, सेल के क्या क्या ऑर्गेनल्स, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसे आप पिक्टोरियली इस फॉर्म में आप समझ भी सकते हैं सिंपल में। ये अपना एक सेल है और सेल के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, वो मेनली दो टाइप का सेल पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो मेनली जो अपना सेल है, हालांकि वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है उसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो अपना म्यूट कर ले, वो अपना क्या कहते हैं, वो आवाज वगैरह अपना म्यूट रखेंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो और अपना वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना सेल है, सेल को लेकर के सेल यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा उसको लेकर के हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला ध्यान रखना है सेल के डिस्कवरी के बारे में। तो सेल का जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा होता है, ये बात भी आप जानते हैं। रॉबर्ट हुक कब इसे डिस्कवरी किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या हुआ था, ये डिस्कवरी हुआ था। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं सेल में, तो सेल में इंपॉर्टेंट है इसके ऑर्गेनल्स के बारे में। और ये आप सेल का जो एक सिंपल जो पिक्टोरियल फॉर्म है, आप सेल के इस पिक्टोरियल फॉर्म को देख सकते हैं। तो इस सेल के पिक्टोरियल फॉर्म में आप क्लियरली देख सकते हैं सेल में क्या क्या पाया जा रहा है। और लैंग्वेज को लेकर के कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। एंड आई ट्राई दैट इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज करूं ताकि अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो उनको भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो। तो ये जो अपना सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको दिख रहा है, सिंपली न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है, लाइसोसोम है, इसके बाद राइबोसोम है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और अपना क्या है, गोल्गी अपार्टस है। ये मेनली ये जो क्लासेस लेट से ज्वाइन करने पे यही सब प्रॉब्लम होता है, इसे क्लासेस को टाइम पे ही ज्वाइन कीजिए।
तो मेनली सेल में क्या क्या पाया जाता है ये आप यहाँ से इस पिक्चर के फॉर्म में याद रखिएगा। मतलब पिक्चर के जितने भी सारे आपको जो सेल के ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेल में वो आपको पूछा जाएगा बताइए कौन से ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गेनल सेल में मिलते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसको आप याद रखिएगा सेल में क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस है, ये जितने भी सारी पॉइंट्स है ये सबको ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको सेल में ध्यान रखना है कि इस सब का अपना अपना काम क्या है। तो बस सेल वाले चैप्टर से तीन ही जगह से क्वेश्चन उठता है, एक तो सेल के डिस्कवरी से, दूसरा सेल के स्ट्रक्चर से, और सेल के स्ट्रक्चर के बाद जो तीसरा जो सवाल उठता है वो अपना उठता है यहाँ से, किससे उठता है तो वो अपना उठता है इसके फंक्शन से। ये आपको तीनों बात का ध्यान रखना है, सेल, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के डिस्कवरी के बारे में बात हो गई थी, सेल के बारे में बात की, सेल का मतलब होता है कोशिका। और अगर कोशिका यानी सेल के बारे में बात हो तो ये क्या है अपना स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अगर आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में सिंपल सा पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स कुछ भी रहे, तो आपको वहां पे आंसर पिक आउट करना है, वो अपना क्या होता है सेल होता है। और अगर सेल से रिलेटेड और कुछ बात के बारे में बात किया जाए तो अभी तक का जो सबसे छोटा सेल है वो क्या होता है माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। इसके बारे में भी होगा, देखिए माइकोप्लाज्मा क्या होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये भी ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है तो माइकोप्लाज्मा। और अगर सेल के डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो सेल का डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेल का डिस्कवरी, सेल का खोज किसके द्वारा किया गया है तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। सबसे छोटा सेल क्या है तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा सेल कहते हैं, यानी द स्मॉलेस्ट सेल बी द माइकोप्लाज्मा। इसके बाद सेल क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है लाइफ है। ये अभी तक का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे अगर बढ़ते हैं सेल को लेकर के, तो सेल के डिस्कवरी में बात हुआ, इसको लेकर के पूरा डिस्कशन किया गया, सेल कब डिस्कवरी है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसके बाद अगर सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए, सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इसमें देख भी सकते हैं। सेल के बारे में बताया गया क्या है स्ट्रक्चरल है, और ये क्या करता है सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछा जाए सेल को कौन सपोर्ट करता है, मतलब कि बॉडी को कौन सपोर्ट करता है, ये क्या है अपना सेल है यानी कोशिका है। इसके बाद अब मेनली आते हैं सेल के टाइप को लेकर के। तो अगर सेल के टाइप को लेकर के डिस्कशन हो तो सेल मेनली 2 प्रकार का होता है, एक तो अपना प्रोकैरियोटिक्स, दूसरा यूकैरियोटिक्स। और अगर प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में बात होता है तो ये जो अपना डिफरेंस है वो होता है मेनली न्यूक्लियस के बेसिस पे। मेनली किसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट होता है तो अपना न्यूक्लियस के बेसिस पे। मेनली जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें नो न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक्स जो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सेम एज प्रोकैरियोटिक में चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो ये जो अपना डिफरेंस हुआ है वो किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो याद रखना है अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे कि बताइए प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स किस बेसिस पे ये डिफरेंशिएट है मेनली, तो आपको बताना है न्यूक्लियस के बेसिस पे। और प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक्स के बारे में, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके पास नो न्यूक्लियस, कुछ में होता है, कुछ में जो न्यूक्लियस नहीं होने के बाद भी उसमें कुछ मटेरियल होते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए, वो अपना क्या होता है न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर इसके एग्जांपल्स को लेकर के बात की जाए तो इसका एग्जांपल बैक्टीरिया हो सकता है। इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल है जिसमें देख सकते हैं कौन कौन से एग्जांपल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स को लेकर के। तो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हेरेडिटरी मटेरियल है यानी कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका आनुवांशिक मटेरियल है, वो आपका क्या है डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए इसका क्या है हेरिडेटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये आप 2-3 बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये भी आप ध्यान रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी रिप्रोड्यूस किसके मेथड से करता है तो वो अपना क्या करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है। जैसे एग्जांपल बाइनरी फिजन इसका क्या है एग्जांपल है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए, कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में बात की जाए, तो फर्स्ट पॉइंट नो न्यूक्लियस, सेकंड पॉइंट क्या है ये सिंगल सेल होते हैं। इसके बाद सिंगल सेल के कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए हैं आपको, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बताया गया है इसका जो हेरिडेटरी मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और इसमें जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपका क्या है असेक्सुअल है। और इसके एग्जांपल में बात की जाए तो ये अपना बाइनरी फिजन इसका एग्जांपल है एज ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, किसके थ्रू तो कह सकते हैं बाइनरी फिजन इसका एग्जांपल है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की जाए कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसका क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात इसका ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी इसका अपना न्यूक्लियस है।
इसके बाद आपको क्या करा जाता है, ये आपका ब्रॉड कैटेगरी, मतलब जितने भी सारे मैक्सिमम है वो किसके अंडर में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंडर में आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, पौधा हो, या फंगी हो, या प्रोटोजोन्स हो, या फिर अपना एनिमल्स हो, जीव जंतु, पौधे वगैरह मैक्सिमम किस में आते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैक्सिमम जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंडर में आता है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंडर में आता है। इसके बाद इसके जो सेल ऑर्गेनल्स उसको लेकर के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है ये अपना जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करते हैं, वो अपना सेक्सुअली और एज वेल एज असेक्सुअली दोनों मेथड से करते हैं। इसके बाद इसमें जो अपना ऑर्गेनल्स है, चलिए ऑर्गेनल्स को लेकर के बात करेंगे। तो ये अभी तक बात हुई सेल के स्ट्रक्चर को लेकर के, सेल का डिस्कवरी को लेकर के बता दिया मैंने कि ये अपना रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवरी किया गया था 1665 में। और सबसे जो छोटा सेल होता है वो अपना माइकोप्लाज्मा, यहाँ तक देखे थे। सेल के टाइप के बारे में देखे थे, मेनली दो टाइप का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का क्या क्या स्पेशल बात है जो आपको याद रखना है, यूकैरियोटिक का क्या क्या स्पेशल बात है ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो पूरा सेल है, पूरा सेल को फिगर को आपने ऊपर में देखा था, और ऊपर के दिए गए फिगर में जो सेल का स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स इसके पाए जाते हैं ये आप इसे देख सकते हैं। और क्या करना है, यहाँ पे जो ईच ऑर्गेनल्स है, ये जितने भी सारे इसके ऑर्गेनल्स है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, या डीएनए है, या लाइसोसोम है, या राइबोसोम है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी सारे जितने भी इसके सेल ऑर्गेनल्स है, इसके बारे में जो जो स्पेशल बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। बस स्पेशल बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन डीपली पूछता नहीं है, ना आज तक पूछा है ना पूछता है। इसलिए जो बेसिक बातें, बस बेसिक बात याद रखिए और वहीं से आपके क्वेश्चन भी आएंगे। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को लेकर के कि सेल में क्या क्या सेल के स्ट्रक्चर किनसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी जो अपना पूरा सेल है, सेल का जो कवरेज है, उस कवरेज को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा, यानी कोशिका झिल्ली कहलाएगा। हिंदी में इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो अपना सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट करता है, साथ में इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा देता है। और ये क्या करता है, जो सबस्टांस है उसका एक्सचेंज कहाँ से होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो अगर वर्क के बारे में बात किया जाए, यानी सेल के जो बाहर का जो दूसरा सेल है उससे जो अपना क्या करना है, एक्सचेंज करना है मटेरियल का, चाहे वो अपना मिनरल्स हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, जो भी हो, जो अपना एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ध्यान रखना है कि सबस्टांस का जो इन और आउट होता है, जो अपना एक्सचेंज होता है, वो किसके कारण होता है, सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेल मेम्ब्रेन को जनरली दूसरे शब्दों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन अपना क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोरस होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोरस मेम्ब्रेन होता है, मतलब पोर होता है, छोटा छोटा, इस तरीके से कह सकते हैं होल टाइप होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन में क्या कंटेन करता है, पोर्स को कंटेन करता है। इसके बाद ये एक प्रकार का क्या है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे पूछे कि सेल में वॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी दीवार टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, यानी जो कवरेज करता है, जो सिक्योरिटी देता है, या कह सकते हैं जो प्रोटेक्शन करता है दो सेल के बीच में, वो क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन से आगे बढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है सेल वॉल के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन मेनली होता है ऑर्गेनिजम्स में, और सेल वॉल किसमें होता है, प्लांट में। जैसे यहाँ पे सेम काम जो सेल मेम्ब्रेन का काम है इन द ऑर्गेनिज्म, यानी एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन का काम है, वो क्या करता है काम, सेल वॉल करता है प्लांट के केस में। तो सेल वॉल यहाँ पे कुछ ध्यान भी रखना है कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। और जो अपने एनिमल्स उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो अगर सेल वॉल के बारे में बात की जाए तो सेल वॉल क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है किसके, प्लांट सेल स्ट्रक्चर का। और ये काम, और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए कि ये किससे बना हुआ है, तो ये बना होता है सेल्यूलोज के साथ, हेमिसेल्यूलोज के साथ, और अपना पेक्टिन के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये अपना जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, तो ध्यान रखना है सेल वॉल किससे बना हुआ है, किसमें पाया जाता है, तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसके बाद ये अपना क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो अपना क्या होता है, सेल वॉल होता है। ये भी ध्यान रखना है। और ये भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, किसमें, लेकिन प्लांट के केस में ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं सेल वॉल या कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद, तो अपना आता है साइटोप्लाज्म आता है। अगर साइटोप्लाज्म के बारे में बात की जाए, ये क्या है, एक थिक क्लियर जेली लाइक का सबस्टांस है जो किसके अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में होता है। और वो क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर में, वो किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। और ध्यान रखना है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं ये जो अपना आप देख रहे थे यहाँ पे पिक्चर में, इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये अपना क्या है,
ये अपना ऊपर का जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना किससे लिया गया है, एक एनिमल के सेल से लिया गया, या कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी का सेल है। और इस सेल में क्या है, बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर ये अपना क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो लिक्विड टाइप का जो फ्लूइड है, इसमें जेली लाइक का जो सबस्टांस इस सेल के अंदर में, वो अपना क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसी साइटोप्लाज्म क्या करता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या क्या है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपार्टस है। और ये जो जितने भी सारे मटेरियल्स हैं, ये जितने भी सारे आपको ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है जो कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह और जितने भी सारे सेल का प्रोसेस है उसके लिए क्या करता है, वो प्लेस प्रोवाइड करता है। यानी जहां पे जो सारे एक्शंस होते हैं, जो मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, तो इन विच प्लेस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन द सेल, देन आपको आंसर क्या करना है, साइटोप्लाज्म के बारे में करना। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको कंटेन करता है। यानी जितने भी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो कहाँ पाए जाते हैं, किसके अंदर होते हैं, मतलब किसमें वो किसमें फ्लो कर रहे हैं, तो कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस मेनली किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेन करता है किसको, हेरिडेटरी मटेरियल को, यानी डीएनए को कंटेन करता है। ध्यान रखना है डीएनए कहाँ रहेगा, तो डीएनए रहेगा न्यूक्लियस में। इसके बाद अगर आगे बात किया जाए तो ये जो अपना न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर इनवेलप से, जो कि क्या करता है, डीएनए को सेपरेट करता है अदर सेल से, ठीक है। यानी ये जो अपना डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर में, इसको कवर करता है कौन, एक न्यूक्लियस के जो बाहरी जो मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, इसको कवर करता है। ये अपना न्यूक्लियस के बारे में बस मेनली ध्यान रखना है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, तो हेरिडेटरी मटेरियल कंटेन करता है, लाइक आपका डीएनए। और ये क्या करता है, ये कह सकते हैं फंक्शन ऑफ कहाँ है, जितना भी फंक्शन है सेल का वो कहाँ से कंट्रोल होता है, इसी न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। तो ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके बाद मैंने बताया साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। जो चीजें आपके टेस्ट के लिए जरूरी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा डीपली भी बात नहीं कर रहे हैं और ज्यादा बेसिक चीजों को छोड़ भी नहीं रहे हैं। इसके बाद अगर सेल ऑर्गेनल्स में आगे बढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, मैंने बताया जितने भी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेनली कहाँ होते हैं, कहाँ फ्लूइड करते हैं, या कह सकते हैं जो अपना फ्लूइड टाइप का जो अपना लिक्विड है साइटोप्लाज्म, सब इसी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। यानी इसी के अंदर क्या करते हैं, ऊपर होते हैं, इसी के सरफेस के ऊपर होते हैं, लिक्विड के ऊपर है। तो क्या क्या है अब, और जो मतलब जो मैंने अभी तक बताया, जो सेल वॉल है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्म है, इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट है और उनके फंक्शंस यहाँ पे वन बाय वन करके, लाइन बाय लाइन करके बताया गया, जिसमें अपना क्या है, न्यूक्लियोलस है। और इसमें बताया जा रहा है ये क्या है, ये अपना जो आपका राइबोसोम का जो साइंथेसिस है वो कहाँ बनता है, ये आपका न्यूक्लियोलस में बनता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल्यूलर एक्टिविटीज और सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सेल्यूलर जो एक्टिविटीज है, जो सेल का जो पूरा एक्टिविटीज है, जो कोशिका का जो पूरा एक्टिविटीज है, वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो इससे कंट्रोल होता है। और ये क्या होता है, राइबोसोम का साइंथेसिस करता है। यानी राइबोसोम कहाँ बनता है, तो ये इसके न्यूक्लियोलस में बनता है। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो न्यूक्लियस को जो सपोर्ट करता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वो क्या अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में यही बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एक प्रकार का बाउंड्री है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स के बीच में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक बाउंड्री है किसके किसके बीच में, दैट बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे अगर बढ़ते हैं तो अदर पार्ट में आता है क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम क्या है, एक प्रकार का क्रोमोसोम क्या है, अपना डीएनए है, कह सकते हैं। क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो अपना ह्यूमन बॉडी उसमें कितने होते हैं, तो 23 पेयर्स में होते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडीज में, तो आपको बताना है 23 पेयर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस किसके थ्रू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। तो अगर आपसे पूछा है कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का, चाहे वो अपना फूड हो या ऑक्सीजन हो या जो भी सारे अदर मिनरल्स हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेकंड फिर आगे आता है गोल्गी बॉडीज के बारे में। अगर गोल्गी बॉडीज के बारे में बात की जाए तो ये क्या काम करता है, सेल का पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में काम करता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में ये भी सपोर्ट करता है, ध्यान रखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए जो प्रोवाइड करता है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो अपना कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में, कह सकते हैं मैसेंजर के फॉर्म में, वो कौन काम करता है, गोल्गी बॉडीज करता है। वही अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को लेकर के बात किया जाए, ये किससे किससे बना होता है, ये मेनली किससे बना होता है, यहाँ देखिए बताया भी गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एस्टेरॉइड्स होता है, और क्या होता है,
प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है। इसके बाद वही अगर बात की जाए राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइजर है, यानी प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है सेल के अंदर में। तो याद रखना है राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इसके बाद आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, सेल का पावर हाउस कहलाता है। और ये इट इज इसके लिए इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी। ये क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी का मतलब होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। क्यों इसको पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी का मतलब होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ध्यान रखना है। वही अगर लाइसोसोम के बारे में बात किया जाए, तो लाइसोसोम क्या होता है, हमारा सुसाइड बैग भी कहलाता है। इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे। लाइसोसोम का मेनली काम क्या है कि अगर कोई अदर फंगल या फिर कह सकते हैं जो सेल के लिए जो सेल के लिए क्या है, डैमेज करता है, यानी अगर सेल के अंदर कुछ ऐसी बाहरी मटेरियल आ जाए, कुछ ऐसे फॉरेन बॉडीज आ जाए जो सेल को क्या करे, सेल के लिए खतरा हो, तो वैसी स्थिति में क्या करता है, सेल को डैमेज कर देता है और न्यू सेल के प्रोडक्शन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सेल को क्या करता है, ये समाप्त करता है, यानी सेल को डिस्ट्रॉय भी करता है और सेल के रिन्यूअल में भी सपोर्ट करता है। तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है, ये अपना क्या है, लाइसोसोम है। ये अपना क्या है, रेस्पॉन्सिबल है और इसे कहा जाता है सुसाइड बैग के फॉर्म में भी। वही अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात किया जाए, तो ये अपना पाया जाता है प्लांट सेल में, जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें एक पिगमेंट होता है, वो कि क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्लोरोफिल जो एक प्रकार का पिगमेंट है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी जो प्लांट्स में जो फूड्स बनता है, जो प्लांट्स का जो भोजन बनता है, वो किसके थ्रू बनता है, इसी प्राइमरी ऑर्गेनल्स के कारण, जो कि अपना क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद लास्ट अपना क्या आता है, वैक्यूलस के बारे में। तो वैक्यूलस के बारे में बताया जाता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, यानी ये स्टोरिंग का काम करता है। तो ये अपना जितना भी ऑर्गेनल से रिलेटेड में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, उसमें लाइसोसोम के बारे में पूछा जा चुका है। मैं इसमें अगर ऑल ओवर बात करें इस बायोलॉजी वाले सेक्शन में, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो अपना आता है क्लास 9 वाले ही बायोलॉजी से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास 9 वाला से मिलेगा। और बेसिक 11-12 का, तो जो बेसिक 11-12 का है वो सब कुछ यहाँ पे कंटेन किया गया है। जो भी हम पीडीएफ बनाते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट में आया है या जिसमें टेस्ट में आपका आएगा, वो सारा आपको इस पीडीएफ में मिलता है। तो आप इस पीडीएफ को सीरियसली एक बार देख लीजिएगा, सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसके बाद जितना भी अभी इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल था या सेल स्ट्रक्चर के लिए जितनी भी बातें आपके लिए जाना जरूरी था, वो मैंने आपको सब बताया भी। और इससे रिलेटेड कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखने को भी मिलेंगे। तो आप ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा। और जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के इसका और भी एक प्रैक्टिस सेट होगा, वो मैं आपको भेजूंगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपके सेल के रिगार्डिंग की, ये सारी बातें आपको समझ में आई? लेटेस्ट रिप्लाई बताइए, सारी बातें आपको समझ में आ गई सेल के बारे में? जो चीजें आपके लिए जरूरी थी वो सारी बातें मैंने आपको सेल के रिगार्डिंग में बताया है। और इससे ज्यादा ना सेल से कभी आया है, ना इससे ज्यादा आपका सेल से आएगा। तो इतना जितना भी बात बताएं, बस इतना बात को ध्यान रखिए। इसके पीडीएफ को पढ़ लीजिए और इसका जो एक एमसीक्यू क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट देंगे, बस उस प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। और जो आपका सिलेबस आपको दिए हैं, आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा कि आपका सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बताइए, सेल से कुछ और क्वेरी है आपका? नहीं। सेल के जितने भी बातें मैंने आपको बताई, सब समझ में आई ना? सब सिंपल है, बस एक पिक्चर को याद रखिए और सबका अपना अपना बस काम याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ चुका है, लाइसोसोम के बारे में पूछ चुका है, कहाँ पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो ये अपना जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म होता है। ये सारी बातें बस अब याद रखिए, इतना ही जरूरी है। और इसका साइंस वाला जो क्वेश्चन का सेट है प्रीवियस ईयर का, वो भी मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे जो नए होंगे उनके पास होगा भी नहीं। तो साइंस वाला जो क्वेश्चन सेट है, जो पहले पूछा गया है पीडब्ल्यूसी या पीयू में, उसका मैं आपको सेट भेज दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा कि सेल से कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन उसी लेवल से पूछा जाता है, ठीक है? इसके प्रैक्टिस सेट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और जो भी पीडीएफ दी है, पीडीएफ को एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है? सेल वाली इस क्लास को एंड करें। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कीजिएगा पीडीएफ पे और एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू ही, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को रिवाइज करना है। तो जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूं एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन का, आप उस प्रैक्टिस सेट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो अगर आप नोट्स को एक बार अगर आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा, तो क्या होगा कि अगर आप लगभग 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं सेल वाले चैप्टर से, तो फिर सेल का कोई भी क्वेश्चन आपका एंट्रेंस के टेस्ट में तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना? तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका मैं आपको क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ।
और इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और पीडीएफ सबको मिल भी गया होगा। अभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ है, वो क्वेरी आपका सही है, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह होगा पटना यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली 15 मई के आसपास में, ठीक है ना। अभी सिलेबस को बनाया जा रहा है, आज भी पेपर में अपडेट आया था, अभी सिलेबस ही बन रहा है कि क्या पढ़ाया जाना है 4 सालों का, क्योंकि अब जानते हैं कि ग्रेजुएशन का 4 साल का सिस्टम हो गया है बिहार में, और इस 4 साल में क्या क्या पढ़ाना है अंडर द सीबीसीएस, उसके लिए सिलेबस बन रहा है। तो जैसे सिलेबस वगैरह बन जाएगा उसके बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। बट ये कंफर्म है कि टेस्ट तो होगा, इसलिए टेस्ट की तैयारी में आप लोग लगे हुए भी है। तो फॉर्म अप्लाई का डेट आएगा, वो कोई मैटर नहीं, वो अपना आ जाएगा डेट, ठीक है ना। तो ये इतना बात समझ में आ गया होगा, इसके प्रैक्टिस को कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये अपना सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और किसी का कुछ क्वेरी? ठीक है, फिर इस क्लास को एंड करते हैं, आप प्रैक्टिस को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास।